नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, यह पॉलिटी का तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 के अधिनियम के बारे में। क्या क्या इनके प्रावधान थे, क्या इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे, एकदम डिटेल में हम लोग समझेंगे। यह क्लास सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्लास सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसमें पॉलिटी बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक होगा। तो आइए शुरू करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, इसकी विशेषताओं को समझने से पहले हम लोग इसके पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड को समझते हैं। क्या था 1935 से पहले, इसके अधिनियम से पहले क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में। 1930, 1931, 1932 में भारत की समस्याओं, जो कि भारत की समस्याएं थे उन पर विचार करने हेतु क्या करना, उन पर विचार करने हेतु लंदन में गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। गोलमेज सम्मेलन इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह मेज क्या थी, इस पर एकदम गोल थी और इसके हर तरफ क्या करते हैं, लोग बैठकर डिस्कस करते थे, समस्याओं को डिस्कस करते थे, इसलिए इसे गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने क्या किया था? बहिष्कार कर दिया था। जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, इसका क्या किया? कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया कि हम इस पर क्या है, इसमें भाग हम नहीं लेंगे गोलमेज सम्मेलन में। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप, मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों, उस समय का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन, उसके बीच और महात्मा गांधी के बीच क्या होता है? समझौते हुए थे, जिसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। इसको हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा जाता है, उसके पीछे क्या समस्याएं थी, क्यों हुआ गांधी इरविन समझौता। हम लोग इसमें बस इतना समझेंगे इसके पीछे के बैकग्राउंड के बारे में। तो क्या हुआ? मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। तो उसके बाद कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भाग नहीं लिया तो मतलब भाग पार्टिसिपेट किया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हम लोग पहले वीडियो में समझे थे, पहले नहीं, दूसरे वीडियो में समझे थे हम लोग। इसके पहले वाले वीडियो में जब हम लोग 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को पढ़ रहे थे, उसमें भी समझे थे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में भी हम लोगों ने समझा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में। 1909 में जो हुआ था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उसमें सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही क्या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कुछ ऐसे क्षेत्र बनाए गए थे जहां पर केवल मुस्लिमों को ही मत यानी कि वोट देने का अधिकार था। वहीं से भारत में सांप्रदायिकता का क्या बीज बोया गया। मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ये सब बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर उसको नहीं देखे तो उसको देख सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पर। फिर 1919 का आता है अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसमें सिख, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई को क्या किया, इन 5 यानी कि 5 लोगों को फिर से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर लिया गया। फिर इसके बाद पहले मुस्लिमों को शामिल किया गया, फिर सिख, फिर भारतीय ईसाई, फिर आंग्ल भारतीय, फिर यूरोपीय, इन सबको क्या इन सबको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया, जिसमें क्या किया, सिर्फ कुछ क्षेत्र में ही लोग वोट दे सकते थे। फिर क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में दलितों को शामिल करने
के मुद्दे पर गांधी एवं अंबेडकर के बीच मतभेद हुए, फलस्वरूप सम्मेलन असफल रहा। यानी कि दूसरे सम्मेलन क्या हुआ, और गांधी जी और अंबेडकर के बीच अंबेडकर जी ने दलितों के लिए भी निर्वाचन प्रणाली यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग की, जिस प्रकार मुस्लिमों, सिखों और इन सबको मिलित को क्या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्राप्त थी कि ये कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर ये लोग वोट दे सकते हैं, सिर्फ यही लोग। फिर अंबेडकर जी ने भी मांग कर दिया कि दलितों को भी क्या चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली चाहिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इस पर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच क्या हो गया, मतभेद हो गए कि गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे कि दलित लोग क्या पाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का हिस्सा बने। इन दोनों के बीच क्या हो गया, मतभेद हो गया। उसके बाद क्या हो गया, यह सम्मेलन क्या असफल हो गया, यह सम्मेलन असफल हो गया। फिर 1932 में इस फलस्वरूप यह सम्मेलन असफल रहा। डॉक्टर अंबेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यानी कि कुछ ऐसे मतलब डॉक्टर अंबेडकर कुछ भारतीयों में शामिल हैं जिन्होंने क्या किया, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। यहां तक हिस्ट्री में क्या समझें, पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या महात्मा गांधी ने गांधी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी ने भाग लिया और इसी मुद्दे पर सांप्रदायिक दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के मुद्दे पर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच मतभेद हो जाते हैं, जिसके कारण यह समझौता यानी कि गोलमेज सम्मेलन का होता है असफल हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर क्या थे, ऐसे एक व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई, इसके अंतर्गत दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। गांधी और अंबेडकर के मतभेदों के बाद भी अंग्रेजों ने क्या किया, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी, क्या जिसमें दलितों के लिए भी क्या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख किया गया। कहा गया कि दलितों के लिए भी क्या होगी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होगी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई, इसके अंतर्गत दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर लिया गया। क्या क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर किसको, दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर लिया गया। सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध ये जो सांप्रदायिक पंचायत आया था जिसमें दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया था, उसके विरुद्ध गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में, इसमें पुणे के यरवदा जेल में अनशन पर बैठ जाते हैं। पुणे के यरवदा जेल में अनशन करते हैं। जब गांधी जी अनशन करते हैं, फिर उसके बाद 1932 में गांधी एवं अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट मीन्स होता है समझौता। क्या, फिर 1932 से क्या हुआ, गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसमें दलितों के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा कि दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली नहीं होगा। फिर वहीं से क्या गया, फिर अंबेडकर जी ने आरक्षण का मांग किया कि अगर हमें क्या होगा कि दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी कि कुछ ऐसे जगह जहां पर दलित सिर्फ वोट डालेंगे, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो कुछ ऐसा जगह दिया जाए जहां पर केवल क्या दलित ही चुनाव लड़ सके, तो वहीं पर होता है दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। पूना पैक्ट हुआ जिसके द्वारा दलितों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू हुआ। ये था 1935 के अधिनियम के से पहले की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या क्या था इसमें, पहली बात 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, कहां पर, लंदन में 1930, 1931 और 1932 में। 1930 में कांग्रेस की तरफ से क्या कोई भाग नहीं, कांग्रेस ने क्या किया, इसका बहिष्कार कर दिया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। फिर मार्च 1931 में गांधी और इरविन के समझौते के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन उसमें अंबेडकर जी ने दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग की,
जिसके चलते महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच मतभेद हो गए, जिसके कारण यह गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। फिर 1932 में आता है सांप्रदायिक पंचाट, जिसमें दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। इस सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में अनशन पर बैठ जाते हैं। फिर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता होता है, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को दलितों के लिए खत्म कर दिया जाता है और फिर दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इतना था इसके पीछे का बैकग्राउंड। अब हम लोग समझेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए थे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने 1935 के भारत शासन अधिनियम के इतिहास के बारे में, यानी कि उसके बैकग्राउंड के बारे में समझा कि 1935 के अधिनियम से पहले क्या क्या घटनाएं घटी थी। अब हम लोग समझते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता है कि इस अधिनियम को 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, यानी कि 1919 के अधिनियम में, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में एक प्रस्तावना थी, जिसमें भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का उद्देश्य बताया गया था कि भारत में क्या होगी, उत्तरदायी शासन होगी। सेम काम इसमें भी हुआ कि भारत में क्या होगा, एक उत्तरदायी शासन होगा, जिसका अर्थ मतलब यह होता है कि भारत में उत्तरदायी शासन होगा और इसमें स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं था। इसमें उत्तरदायी शासन का उल्लेख था, स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं था। यानी कि इस अधिनियम में अभी भी उत्तरदायी शासन का उल्लेख था। क्या था कि भारत में उत्तरदायी शासन होगी, कि भारत के पर जो अंग्रेज होंगे, जो शासन यहाँ करेंगे, उसके जवाबदेह होंगे। जो यहाँ घटनाएं घटेंगी, जो यहाँ समस्याएं होंगी, उस पर क्या करेंगे, जवाब देंगे, लेकिन आजाद नहीं करेंगे, स्वतंत्रता का नहीं। इसकी दूसरी विशेषता है कि इसके अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। एक ऐसा मतलब एक पूरे भारत के लेवल पर, कि पूरे भारत के स्तर पर एक ऐसा संघ बनाया जाएगा कि क्या पूरे भारत में को देखरेख करेगी। एक प्रावधान किया गया जिसके अंतर्गत सभी देशी रियासतों को विलय का प्रस्ताव दिया गया। यानी कि 1935 का जो भाषा अधिनियम था, इसमें कहा गया कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। अखिल मतलब होता है पूरा, और भारत मतलब पूरे भारत, और संघ मतलब कि एक यूनियन की स्थापना की जाएगी। इसके तहत उन्होंने देशी रियासत, जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन नहीं था, यानी कि जहां पर अंग्रेज डायरेक्ट शासन नहीं करते थे, उन्हें विलय यानी कि मर्ज होने का प्रस्ताव दिया गया कि तुम लोग भी क्या अंग्रेज भारत में आकर मिल जाओ। लेकिन देशी रियासतों ने क्या किया, इसका विरोध किया और अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। इसमें तीसरा है, इस अधिनियम में निर्देशों के उपकरण का उल्लेख था। यानी कि इसमें क्या, निर्देशों का उपकरण, जैसे वर्तमान संविधान में क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल पॉलिसी, क्या है डीपीएसपी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहे जाते हैं। लेकिन उसमें क्या था, 1935 के अधिनियम में निर्देशों के उपकरण, जो वर्तमान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसे 1935 में राज्य निर्देशों का उपकरण कहा जाता था, जिसे वर्तमान में डीपीएसपी यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम 1935 के भारत शासन अधिनियम में था। फिर चौथा पॉइंट आता है, इसके अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग, यानी कि फेडरल सर्विस कमीशन, वर्तमान में जैसे है यूपीएससी को भी क्या कहता है, संघ लोक सेवा आयोग, लेकिन एक था संघीय लोक सेवा आयोग,
यानी कि फेडरल सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। वर्तमान में क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि भारत वर्तमान समय क्या है, भारत यूनियन है, इसलिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और 1935 के अधिनियम में क्या था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का क्या किया, प्रावधान किया गया। ये थी इसकी चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता है, इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों का स्पष्ट बंटवारा किया गया। दोस्तों, विषयों का बंटवारा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में भी किया गया था। अगर ये सवाल आ जाए कि सर्वप्रथम विषयों का बंटवारा कब किया गया था, वो होगा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या 1919 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन पूछ ले कि स्पष्ट रूप से विषयों का बंटवारा कब किया गया था, तो वह होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई, जिसमें पहला है संघ सूची, जिसमें कुल 59 विषय थे। फिर दूसरी थी राज्य सूची, जिसमें कुल 54 विषय थे। फिर तीसरी थी समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय थे। यानी कि 1935 के अधिनियम के तहत विषयों का स्पष्ट, केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों का स्पष्ट बंटवारा किया गया, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई। सूचियां मतलब लिस्ट बनाई गई कि मतलब कौन कौन। पहला सूची थी संघ सूची। संघ सूची मतलब इस पर यानी कि जो संघ सूची में विषय रखे गए उस पर केवल केंद्र यानी कि जो केंद्र स्तर पर थे वह क्या, जिसे गवर्नर जनरल कहा जाता है, वह इस पर कानून बनाते हैं। फिर दूसरी सूची थी राज्य सूची, जो राज्यों में शासन करते हैं उस पर वो बनाते हैं। तो केंद्र, तो संघ सूची में 59 विषय, फिर राज्य सूची में 54 विषय थे। फिर तीसरी समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय है, जिस पर दोनों लोग मिलकर जिसमें दोनों लोग क्या करते, कानून बना सकते थे। केंद्र स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी अपनी जरूरत के हिसाब कानून बना सकते हैं। लेकिन इन तीनों विषयों के अतिरिक्त बाकी जो विषय बचते हैं उन्हें अवशिष्ट सूची कहा गया। अवशिष्ट सूची पर गवर्नर जनरल का अधिकार था। इसमें दिख नहीं रहा होगा, नीचे लिखा गया अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल को थी। अवशिष्ट विषय ऐसे विषय होते हैं जो इन तीनों में क्या, संघ सूची के 59 विषय में, राज्य सूची के 54 विषय और समवर्ती सूची के 36 विषयों में शामिल नहीं थे, उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है। इस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। तो अभी तक हम लोगों ने पांच मतलब विशेषताओं के बारे में जाना। पहला था कि इसमें 1919 के भारत शासन अधिनियम का प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। फिर दूसरी विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत संघी अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसके तहत देशी रियासतों को शामिल होने का कहा गया। फिर तीसरी विशेषता थी, इस अधिनियम में निर्देशों के उपकरण का उल्लेख था, यानी कि जो वर्तमान समय में नीति निर्देशक तत्व हैं वह पहले क्या थे, निर्देशों के उपकरण थे, जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में शामिल थे। फिर चौथा था, इसके अंतर्गत केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि फेडरल सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। और पांचवा है कि इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का स्पष्ट बंटवारा किया गया, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई। पहली सूची थी संघ सूची, जिसमें 59 विषय, दूसरी सूची थी राज्य सूची, जिसमें 54 विषय, तीसरी सूची थी समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय। इन तीनों सूचियों में जो विषय शामिल नहीं थे उन्हें अवशिष्ट विषय कहा गया, अवशिष्ट सूची कहा गया, जिस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं इसकी विशेषताओं के को। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 1935 के अधिनियम की 6वीं विशेषता को। कह रहा है इसके अंतर्गत प्रांतों में यानी कि स्टेट में दोहरे शासन को समाप्त कर दिया गया तथा इसे केंद्र में लागू कर, यानी कि प्रांतों से क्या कर देगा, केंद्र में लागू कर देगा। प्रांत में समाप्त कर दिए गए, प्रांत में समाप्त से कहा, केंद्र में लागू
कर दिया गया। दोस्तों जब हम लोग पिछले वीडियो में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को अधिनियम को पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि दोहरे शासन को लागू किया गया था, जिसमें गवर्नर और जनप्रतिनिधि थे। जनप्रतिनिधि यानी कि जो जनता द्वारा चुने जाते थे। जो गवर्नर जो विषय यानी कि विषयों को दो भागों में बांटा गया था। पहला था गवर्नर के बीच और दूसरा था जनप्रतिनिधि के बीच। जो विषय गवर्नर अपने पास रखा था उसे आरक्षित विषय कहा गया और जिसे जनप्रतिनिधि को दिया गया वह था हस्तांतरणीय विषय। तो उसे कहा जाता है द्वैध शासन यानी कि दोहरे शासन, यानी कि एक जगह पर दो लोग शासन करेंगे। तो क्या कि 1935 के अधिनियम के तहत उसे समाप्त कर दिया गया और इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। यानी कि 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन था और 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन यानी कि दोहरे शासन थे। गवर्नर जनरल के विषयों को दो बराबर भागों में बांट दिया गया, यानी कि पहले राज्यों में यानी प्रांतों में बांटा गया। पहला था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। अब केंद्र में क्या है, गवर्नर के पास आरक्षित विषय और यानी कि गवर्नर जनरल के पास आरक्षित विषय और जनप्रतिनिधि के पास हस्तांतरित विषय थे। फिर 7वां पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट, कौन सा कोर्ट, फेडरल कोर्ट का प्रावधान किया गया। फेडरल कोर्ट का प्रावधान किया गया, लेकिन यह जो था यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, यह सुप्रीम कोर्ट नहीं था, यह फेडरल कोर्ट था। बाद में चलकर यही कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बना था, लेकिन यह पहले क्या था, फेडरल कोर्ट था। क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील किया जा सके उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जा सकता है। जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट है, अगर यह जो निर्णय सुना दिया वह सर्वमान्य है भारत के नागरिकों के लिए, इसे किसी और कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह क्या था, यह फेडरल कोर्ट था, इसे लंदन के प्रिवी काउंसिल में चैलेंज किया जा सकता था, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा गया। इसमें 3 जज थे, एक थे मुख्य जज और 2 थे अन्य जज। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वे थे मॉरिस गुएयर और 2 अन्य न्यायाधीश थे। दूसरे अन्य न्यायाधीश शाह मोहम्मद सलमान थे सुलेमान और दूसरे सदस्य थे एमआर जयकर। यानी कि इसमें कितने लोग 3, 1+2 था, क्या 1+2, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य सदस्य। 2 अन्य थे शाह मोहम्मद सुलेमान और थे एमआर जयकर। यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गुएयर और इसके अन्य 2 सदस्य थे शाह मोहम्मद सुलेमान और एमआर जयकर। इस कोर्ट की स्थापना 1937 में थे। अधिनियम था 1935 का, स्थापना हुई थी 1937 में। इसमें 1+2 थे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश 2 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुएयर थे और अन्य न्यायाधीश थे शाह मोहम्मद सुलेमान और एमआर जयकर। इसमें 8वां पॉइंट है, इसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया। जो वर्तमान में म्यांमार है, यह पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में म्यांमार यानी कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत बिहार और उड़ीसा को भी अलग किया गया तथा बॉम्बे से सिंध को अलग कर दिया। जो वर्तमान जो पाकिस्तान का एक प्रांत है सिंध प्रांत, उसे बॉम्बे यानी कि वर्तमान में बॉम्बे गुजरात और मुंबई यानी कि महाराष्ट्र को कहा जाता है। पहले गुजराती और मराठी एक में थे, तब बॉम्बे कहा जाता, लेकिन बॉम्बे को अलग करके 2 राज्य बना दिया गया, गुजरात और महाराष्ट्र। यानी कि बॉम्बे से किसको अलग किया गया, सिंध को अलग किया गया। यानी कि इसमें क्या बिहार और उड़ीसा को अलग अलग किया गया तथा सिंध को भारत से यानी कि बॉम्बे से अलग किया गया। तो
उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसका प्रेजेंट शॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा और इसमें बचा है, फिर पढ़ते हैं। दोस्तों, इस अधिनियम की 10वीं विशेषता थी कि प्रथम बार प्रत्यक्ष रूप से 10% जनता को मत देने का अधिकार मिला। यानी कि इस अधिनियम में पहली बार, यानी कि उस समय भारत में पहली बार हो रहा था कि जनता को प्रत्यक्ष रूप से मत यानी कि वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन केवल 10% मात्र जनता को प्रत्यक्ष रूप से यानी कि सीधे वोट डालने का अधिकार दिया गया। 11वीं विशेषता है कि प्रथम बार द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी कि शासन व्यवस्था स्थापित की गई। क्या जैसे वर्तमान समय में क्या था, राज्यों में एक होता है विधानमंडल और दूसरा होता है विधान परिषद। तो उस समय जो 11 स्टेट थे यानी कि 11 प्रांत थे, उसमें से 6 प्रांतों में द्विसदन की व्यवस्था की गई। यानी क्या होगा, 2 सदन होगा। एक में जनता द्वारा चुनकर जनप्रतिनिधि आएंगे और दूसरे में उन जनप्रतिनिधियों द्वारा चुना जाएगा। जैसे वर्तमान समय में विधानमंडल के सदस्य चुने जाते हैं और विधान परिषद के, सेम उसी प्रकार उस समय भी था, लेकिन 10% जनता सिर्फ मत यानी कि वोट दे सकती थी। इसकी 12वीं विशेषता है, यह ब्रिटिश संसद यानी कि ब्रिटिश संसद जो इंग्लैंड की संसद है द्वारा भारत के लिए बनाया गया सबसे बड़ा कानून था। यानी कि ब्रिटिश संसद यानी कि जो ब्रिटेन अब तक यानी कि 1935 तक जितने कानून बनाए थे, उनमें से सबसे बड़ा अधिनियम है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें कुल 321 अनुच्छेद थे। कितना? 321 अनुच्छेद, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं और 14 भाग थे। कितने? 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे, जिस प्रकार वर्तमान समय में इससे ज्यादा है। अब हम लोग समझते हैं इस अधिनियम के बारे में जो हमारे देश के नेता थे क्या क्या टिप्पणी यानी कि कमेंट किए थे। पहले आते हैं पंडित नेहरू जी। यह कहते हैं यह दास्ता का पत्र यानी कि गुलामी का क्या है, एक पत्र है। फिर दूसरी बात कहते हैं यह एक ऐसी इंजन रहित गाड़ी है, यानी कि एक गाड़ी है क्या, इंजन रहित, जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं। क्या इसमें क्या इंजन रहित गाड़ी है जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं, यानी कि हर जगह पर रुका है। फिर थे मोहम्मद जिन्ना ने इसे इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा गला एवं अस्वीकृत यानी कि स्वीकारने योग्य नहीं बताया। फिर थे एबी कीथ ने कहा कि भारतीयों को लगा उन्हें सब कुछ मिल गया। यानी कि एबी कीथ ने कहा कि 1935 के अधिनियम को देखकर जो भारत के लोग थे उन्हें लगा कि उन्हें सब कुछ मिल गया, लेकिन अंग्रेजों यानी कि इंग्लैंड वासियों ने महसूस किया कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया। यानी कि भारत वालों को सब कुछ मिल गया और उन्होंने कुछ भी नहीं खोया। तो यहां पर समाप्त होता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। हमने इसको पूरे डिटेल में पढ़ा है, कहीं से भी एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता। कोई भी एग्जाम्स हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। कल की वीडियो हम लोग समझेंगे 1947 के भारत शासन अधिनियम के 1947 का भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।